Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect we have started the chapter number 7, that is the very first chapter of second year organic chemistry, named as Fundamental Principles of Organic Chemistry. इस चैप्टर के ऊपर हम इससे पहले 4 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमरिज्म, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। सो इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट इज आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म होता क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, कौन से कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड आइसोमरिज्म शो नहीं करते, and as well as we will discuss about the types of isomerism in this video deeply. So let's start today's video और देखते हैं कि what is isomerism. Isomerism is a phenomena in which two or more compounds will have the same molecular formula but different structural formula as well as the properties. So these two compounds will be named as isomers and this phenomena will be named as isomerism. So isomerism एक ऐसा phenomena है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर फार्मूला? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फार्मूला दैट शोज द एटम्स as well as the bonds present in that molecule. So structure फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला है जो हमें उसमें मौजूद एटम्स और उसकी बॉन्डिंग को जो है वो डीपली बताता है कि ये किस तरह की इसके अंदर बॉन्डिंग है, कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं और वो किस तरह से बाउंड हुए हुए हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चेन में बाउंड हुए हुए हैं, ब्रांच में हैं या क्लोज चेन में है, किस तरह की बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट है, ये भी हमें ये स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है. सब सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर सकता है दैट इज ब्यूटेन. इससे पहले के जो 3 हाइड्रोकार्बन हैं मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन दैट कैन नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म. सो वो एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो ये फिनोमिना शो नहीं कर सकते. जब हम एन ब्यूटेन या इससे हायर हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स को जो है वो देखते हैं तो हम इस बात को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके अंदर एक से ज़्यादा वेज में जो है ये कंबाइन होके अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो जब ये एक से ज़्यादा वेज में कंबाइन होके वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमें इस बात का एविडेंस देगी कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव 2 और मोर अरेंजमेंट्स फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. यानी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट अरेंजमेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल ब्यूटेन के केस की ही हम बात करते हैं. ब्यूटेन जो है वो 2 तरह से अरेंज हो सकती है. एक है ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन भी इसे कहते हैं. दूसरी होती है आइसोब्यूटेन. अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूले का डिफरेंस है वो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं. एक में स्ट्रेट चेन है, एक में ब्रांचिंग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये जो है ये 2 वेज हैं जिसके अंदर ये C4H10 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर अरेंज हो सकता है. सो ये जो फैक्ट है ये एक्सपेरिमेंटली भी सपोर्टेड है क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, जो हमें इस बात का एविडेंस देती है कि C4H10 के जो है वो 2 आइसोमर्स प्रेजेंट है. आइसोमरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है अगर कंपाउंड्स के पास 3 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल पेंटेन के केस की अगर हम बात करेंगे तो पेंटेन के केस में 3 आइसोमर जो है वो उसके पॉसिबल हैं. ब्यूटेन के 2 थे, पेंटेन के 3 हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है ये आइसोमर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है. सो अगर कार्बन एटम की तादाद हम 30 तक ले जाएंगे तो ऑलमोस्ट ओवर 4 बिलियन आइसोमर्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो जिस तरह से कार्बन एटम की नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह से उसके आइसोमर के नंबर्स भी इंक्रीज करते जाएंगे. ब्यूटेन के केस में 2 थे, पेंटेन के केस में 3 है. इसी तरह से हेक्सेन होगा तो उसमें और ज़्यादा आइसोमर आते जाएंगे और इस तरह से जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है ये नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है ये भी इंक्रीज करते जाएंगे. सो नेक्स्ट मूव करते हैं और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. सो आइसोमरिज्म की 2 मेन टाइप हैं जो कि फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हो जाती है, लेकिन 2 मेन टाइप्स जो है वो कौन सी हैं हमारे पास.
एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है उसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, दोनों को जो है वो यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। सो बात शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो है जिसमें जो फर्क होता है वो किसमें होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम में होता है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल अगर एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी तो ये कौन सी टाइप होगी उसकी आइसोमरिज्म की? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने पीछे ब्यूटेन की एग्जांपल को डिस्कस किया है, उसमें क्या है कि विद इन द एटम जो है वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई, स्ट्रेट चेन से वो कन्वर्ट हो गया ब्रांच चेन में। तो ये किसकी एग्जांपल है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो हाइड्रोकार्बन पे ही नहीं होता, ये बहुत सारी दूसरी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें भी ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को फर्दर 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। सो इन 5 टाइप्स को जो है ये हम यहाँ पे फर्दर डीप अलग इंडिविजुअली जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बात शुरू करते हैं चेन आइसोमरिज्म से। चेन आइसोमरिज्म क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर में जब डिफरेंस से जो आइसोमरिज्म वहां पे बनेंगे दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर चेन आइसोमरिज्म के टॉपिक के अंदर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल पेंटेन है हमारे पास C5H12, ये है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो अब उसके अंदर 3 तरह के जो है वो आइसोमर, 3 उसके आइसोमर जो है वो वहाँ पे जनरेट होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला ये है सिंपल पेंटेन का या नॉर्मल पेंटेन का, जिसमें 5 के 5 कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन में यहाँ पे अरेंज हुए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन में क्या है? एक ही कार्बन एटम के गिर्द 4 मिथाइल ग्रुप अरेंज हो गए हैं, तो ये भी C5H12 ही बनता है। और तीसरी जो टाइप है दैट इज आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या है? जिस तरह से आइसोब्यूटेन के केस में एक ब्रांच आ गई थी, इसी तरह से आइसोपेंटेन के केस में भी वही सेकंड कार्बन के ऊपर एक जो है वो मिथाइल ग्रुप या एक ब्रांच जो है वहां पे इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये जो तीनों आइसोमरिज्म है, पेंटेन हो गया, नियोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, इन तीनों में हम देख सकते हैं कि कार्बन चेन की जो नेचर है उसी में डिफरेंस है। पहले में स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन में जो है वो स्लाइटली ब्रांचेस हो गई हैं, और नियोपेंटेन में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो वहाँ पे आ गई हैं। सो ये हो गई चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म की। पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या है? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द position of same functional group on the carbon chain, the arrangement of the carbon chain remains intact। यानी जो चेन आइसोमरिज्म था उसमें क्या था कि कार्बन चेन की नेचर जो है वो चेंज हो गई थी, लेकिन पोजिशनल आइसोमरिज्म के केस में क्या होगा कि कार्बन चेन जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वो सेम की सेम ही रहेगी। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहेगी, ब्रांच है तो ब्रांच रहेगी, लेकिन जो उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है ये जो आइसोमरिज्म वहां पे अराइज होगा दैट विल बी नेम्ड एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लोरोप्रोपेन की। क्लोरोप्रोपेन में के केस में क्या होता है? हमारे पास दो उसके पोजिशनल आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। पहला है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन के केस में क्या है कि क्लोरीन एटम जो कि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 1 कार्बन के ऊपर, पहली कार्बन के ऊपर ही वो प्रेजेंट है। इस वजह से ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, और दूसरी में जो क्या है वो सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से। यहाँ पे पोजीशन उसकी 1 थी और यहाँ पे पोजीशन उसकी हो गई 2। इस वजह से जो आइसोमरिज्म वहां पे राइज होगा दैट विल बी नेम्ड एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है कि द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंस किस चीज का होता है कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? C2H6O, लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंस है। किस तरह से डिफरेंट है? ये है हमारे पास कंपाउंड नंबर 1 जिसका नाम है मिथॉक्सी इथेन, या इसको डाइमिथाइल ईथर भी
कह सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम या ईथर लिंक जिसमें प्रेजेंट है। जो कंपाउंड 2 है C2H6O, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो टाइप है आइसोमरिज्म की, दिस इज क्लासिफाइड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, दैट इज मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या है? The type of isomerism that arises due to the unequal distribution of the carbon atom on either side of the functional group। यानी इसमें क्या कह सकते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा था, वह किस वजह से आ रहा होता है, ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल जिसमें क्या है कि ये ईथर है। ईथर के केस, ईथर में ये ऑक्सीजन एटम जो है वो वहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके जो दोनों तरफ जो है वो दो दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये वो सेम वही ईथर है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस केस में क्या हो गया, दूसरे केस में क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम की। एक तरफ एक कार्बन एटम है और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम है। सो ये जो टाइप है आइसोमरिज्म की, इसको हम नाम देते हैं मेटामरिज्म का। एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो है कीटोनिक कंपाउंड्स की। कीटोनिक कंपाउंड में क्या है कि ये है पेंटेन 3 ओन। इसमें क्या है, वही सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और साइड पे दो दो कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट है। दूसरी जो एग्जांपल है उसमें क्या है, एक तरफ एक कार्बन एटम है और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम है। तो ये जो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है, इट इज नेम्ड एज मेटामरिज्म। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइटोमरिज्म। टाइटोमरिज्म के केस में क्या होता है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन जो है या हाइड्रोजन एटम जो है वो एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जिस तरह से इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है वो शिफ्ट हो गया अमाइनो ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे NH2 के ऊपर शिफ्ट होने के बाद उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है NH3 पॉजिटिव में और खुद कन्वर्ट हो गया COO नेगेटिव में। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, इसकी वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होता है, दैट इज नेम्ड एज टाइटोमरिज्म। सो यहाँ तक जो है वो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया, जिसमें अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन और उसकी 5 डिफरेंट टाइप जो थी, जैसे चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म, इन पांचों को जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास आइसोमरिज्म की दूसरी टाइप है, दैट इज नेम्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है? सच कंपाउंड विच पोजेसेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जिस तरह से हमने आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी वो क्या थी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उनके केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी वहाँ पे सेम होता है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो उनकी 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट के अंदर सेम जो आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन में जो है वो डिफरेंस होता है। वो किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास 2 कार्बन एटम को की अगर हम एग्जांपल लें कि वो सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सिंगल बॉन्ड के साथ जब भी कोई कार्बन एटम कनेक्टेड होता है तो उसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। लेकिन जब वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा तो वहाँ पे फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसके केस में जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को फुलफिल करने के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि दो ग्रुप जो सेम कार्बन के ऊपर अटैच होंगे वो मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए। वो दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो सेम के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सिस में भी एग्जिस्ट करती है, ट्रांस में भी एग्जिस्ट करती है। ये है उसकी सिस फॉर्म और ये है ट्रांस फॉर्म।
सिस फॉर्म में क्या है कि दोनों के दोनों जो सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो क्या है, एक ही साइड पे हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप दोनों के दोनों ऊपर थे और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो दोनों नीचे हैं। लेकिन ट्रांस में क्या है, एक का मिथाइल ऊपर है और दूसरी का नीचे है। तो ये जो डिफरेंस है अरेंजमेंट में, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अराइज करता है। इसी तरह से 2 पेंटीन की अगर हम बात करें तो उसके केस में भी सिजर ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल है। ये है उसकी ट्रांसफॉर्म में क्या है कि एक तरफ एक का हाइड्रोजन नीचे है और दूसरी का हाइड्रोजन ऊपर है। और इसी तरह से दूसरे की केस में एक्सिस की बात करें तो उसमें क्या है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ मौजूद हैं। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ऐसी फॉर्म जिसमें दोनों सिमिलर ग्रुप जो है वो सेम साइड पे होंगे, तो उसको हम नाम देंगे सिस का। और अगर दोनों ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड्स में है तो उसको नाम दिया जाएगा ट्रांस का। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फ्री रोटेशन जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर पॉसिबल नहीं होती टिल द पाई बॉन्ड ब्रेक। जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तब तक जो है वो फ्री रोटेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। तो जो इंटरमिक्सिंग है सिस और ट्रांस की, वो इतनी इजीली या इतना कॉमन फिनोमिना नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंट फॉर्म जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं। So ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.